CH31 दुआ में भी मौत मांगेगा। अधिराज माथुर की बात सुनकर अंशुमन सिंह कहता है, ठीक है सर, लेकिन आप MLA को समझा कर रखिए। उसका इंटरफेरेंस हुआ तो इस केस को एक गैंगवॉर बताकर बंद कर दूंगा। अधिराज माथुर कहता है, खबरदार, जो ऐसा किया, सस्पेंड ही नहीं बल्कि इंक्वायरी भी चलेगी तुम्हारे ऊपर उसके बाद। अंशुमन सिंह कहता है, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर यह सब निर्भर करता है। ये कहते हुए अंशुमन सिंह कॉल काट देता है। अधिराज माथुर फोन कटने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, किसने इसे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती किया है? यह मेंटली अनस्टेबल है, इसे इस तर्ज पर बाहर कर देना चाहिए था। अंशुमन अपने सारे खबरियों को इस काम के ऊपर लगा देता है। यही काम आयुष्मान राणा ने भी किया था। इधर एसपी से बात करने के बाद विश्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, ये सब के सब किसी भी काम के नहीं है। विश्वास सुराना किसी को कॉल करता है और सामने वाला फोन उठाते ही कहता है, वसीम अंसारी बोल रहा हूँ। विश्वास सुराना कहता है, मुझे अबुल आजाद से बात करनी है। अबुल आजाद अंडरवर्ल्ड का बॉस था, उससे ज्यादा ताकतवर वहां कोई भी नहीं था। वसीम अंसारी उसका राइट हैंड था और उसके सारे काम को देखता था। अबुल आजाद को अंडरवर्ल्ड का बॉस बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी धाक इस तरह से जमाई थी कि कोई भी उसके खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वसीम अंसारी कहता है, आजाद अभी किसी काम में काफी बिजी है, आपको उनकी याद क्यों आए आखिर? MLA विश्वास सुराना। विश्वास सुराना कहता है, किसी ने मेरे सारे आदमियों को मारकर मेरे भांजे को किडनैप कर लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भांजे को कहीं से भी ढूंढ निकालो, जितना पैसा मांगोगे उतना दूंगा। वसीम अंसारी कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं अभी अकरम को काम के ऊपर लगाता हूँ। विश्वास सुराना कहता है, मुझे कल सुबह तक मेरा भांजा चाहिए। वसीम अंसारी कहता है, वह तो मुमकिन ही नहीं है, आज इलेक्शन था, इस वजह से पुलिस हर तरफ थी। आज रात 12 बजे के बाद ही मेरे लोग कुछ कर सकते हैं। विश्वास सुराना कहता है, हाँ तो जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरा भांजा कल तक चाहिए। वसीम अंसारी कहता है, ठीक है MLA साहब, आपका भांजा आपको मिल जाएगा, उसकी तस्वीर मुझे भिजवा दीजिएगा ताकि काम आसान हो जाए। वसीम अंसारी की बात सुनकर विश्वास सुराना कहता है, अभी भेजता हूँ, जल्दी से उसे ढूंढ कर निकले। वसीम अंसारी कॉल काटता है और वहां शराब पी रहे एक आदमी जिसके चेहरे के ऊपर कई सारे टांकों का निशान था, उसे कहता है, अकरम तुम्हारे लिए एक काम है। अकरम पीछे मुड़ते हुए अपने सामने बैठे हुए इंसान को देखते हुए कहता है, जमाल को आप काम दीजिए, हर बार मुझे ही क्यों देते रहते हैं वसीम भाई, सोचा था कि आज मस्त पीऊंगा। वसीम अंसारी थोड़ा कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें एक तस्वीर भेजा है मैंने, ये लड़का MLA विश्वास सुराना का भांजा है, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर निकालो। अकरम एक बोतल उठाता है और उसे लेकर जाते हुए कहता है, चिंता मत करो वसीम भाई, इसे एक टुकड़े में ढूंढ कर निकालूंगा मैं। उसके जाने के बाद जमाल नाम का वह आदमी कहता है, यह क्या था वसीम भाई, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने MLA के भांजे को किडनैप कर लिया है? वसीम अंसारी कहता है, वह जो कोई भी है जल्द हमारे हाथ में उसका गला होगा, अकरम ये कर लेगा। इधर विश्वास सुराना अपने PA से कहता है, हमारे लोगों को भी सिद्धू को ढूंढने के लिए भेजो। इसका PA वहां से जाता है और बाहर मौजूद विश्वास सुराना के आदमियों से कहता है, MLA साहब का ऑर्डर है कि सारे लोग जाकर सिद्धू बाबा को ढूंढे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग गाड़ी निकालते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर प्रतीक जब टीवी देखता है तो खुद से कहता है, यह क्या बकवास था, किसी ने भी MLA विश्वास सुराना के भांजे के गायब होने का कोई खबर ही नहीं आया। इन लोगों ने गैंगवॉर का नाम दे दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट झूठे लोगों से भरा हुआ है। प्रतीक के बगल में पॉपकॉर्न खाती हुई राधिका कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस तुम तक पहुंच पाएगी? प्रतीक उसे देखते हुए कहता है, पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन तुम हमेशा खाती ही क्यों रहती हो? जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम कुछ न कुछ खाती ही रहती हो। राधिका कहती है, क्या पता कल मैं रहूं न रहूं, कहीं जेल में पहुंच जाऊं तुम्हारी मदद करने के जुर्म में, तो वहां ये सब खाने के लिए तो नहीं मिलेगा ना। प्रतीक कहता है, ये सब क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारे भरोसे मैंने बिना किसी सोच समझ के वहां हमला किया है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, क्या होगा मेरा अब? राधिका प्रतीक के गले में हाथ डालते हुए कहती है, ये क्या, तुम तो काफी ज्यादा जल्दी डर जाते हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। प्रतीक उसका हाथ अपने गले से हटाते हुए कहता है, इस तरह का मजाक सही नहीं है। राधिका कहती है, सॉरी, वैसे तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? प्रतीक कहता है, जा रहा हूँ, देखता हूँ कि उसके साथ क्या करना है, उसे जिंदा छोड़ूंगा ये तो पक्का है। राधिका कहती है, अच्छा तो उसे जिंदा छोड़ोगे तो वह तुम्हारे आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर देगा? प्रतीक कहता है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। प्रतीक थोड़े वक्त के लिए वहां से बाहर जाता है और वापस आते ही उसके बाद अंदर चला जाता है, जहां होश में आ चुका सिद्धार्थ अपने आप को रस्सियों के पकड़ से छुड़ाना चाहता था। उसी वक्त प्रतीक अंदर आ गया था। सिद्धार्थ प्रतीक को मास्क लगाकर अपने चेहरे को ढका हुआ देखकर कहता है, कौन है रे तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? प्रतीक कहता है, मैं कौन हूँ वह तू जानकर क्या करेगा, तू बस इतना जान ले कि उस घर में तुम्हारे साथ मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं जो कोई भी उस फार्म हाउस में था, सबके खून से मैंने उस जगह को रंग दिया है। सिद्धार्थ कहता है, तूने आयुष और प्रत्युष को भी मार दिया।
प्रतीक उन्हें नहीं पहचानने का नाटक करते हुए कहता है, अबे ये आयुष और प्रत्युष कौन है, लेकिन अगर उस वक्त तेरे साथ फार्म हाउस में रहे होंगे तो मारे गए हैं। सिद्धार्थ कहता है, तुझे पता नहीं है कि मेरे मामा। प्रतीक उसके बात को बीच में काटते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल पता है मुझे। तेरा मामा एमएलए विश्वास सुराना है। सिद्धार्थ कहता है, फिर भी तेरी हिम्मत की तूने मुझे किडनैप किया है। तू बहुत ही बुरी मौत मरेगा। वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रतीक कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा। बुरी मौत तो जरूर मरेगा, लेकिन मैं नहीं बल्कि तेरा मामा। तेरे मामा को भी जल्द मैं मौत दूंगा। उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें कांप उठेगी। सिद्धार्थ कहता है, क्या दुश्मनी है तुम्हारी है मुझसे? प्रतीक कहता है, मेरी दुश्मनी तुझसे नहीं है बल्कि तेरे मामा से है। उसी ने मुझे अनाथ बनाया था। अब मैं उसे तिल तिल तड़पाना चाहता हूँ। मैंने उसके बेटों के बारे में पता किया, लेकिन मुझे पता चला कि वह अपने बेटों से ज्यादा तुझसे अटैच है, तो मैंने तुझे टारगेट किया और एक एक करके सबको मार दिया ताकि तू खौफ के मारे पागल हो जाए और कहीं छुपे। प्रतीक हंसते हुए कहता है, उसके बाद मैंने घुसकर मारा ताकि खौफ उसके बाद सीधा तेरे मामा के अंदर हो। हुआ भी है। लगता है कि बुढ़ा एमएलए पागल हुआ पड़ा है। सिद्धार्थ कहता है, अगर दुश्मनी मामा है तो फिर मुझे क्यों पकड़ रखा है? मुझे जाने दो, उनके साथ जो करना है करो। प्रतीक हंसते हुए कहता है, इतना भी ज्यादा सेल्फिश मत बनो। तूने भी कौन सा कम कांड किया है? तेरे बारे में तो यहाँ तक सुना है कि तूने किसी को जान से मार डाला, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ उन सब का इंसाफ करने आया हूँ जो मेरे जैसे थे और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। जिस तरह से मैं अपने परिवार का इंसाफ नहीं कर पाया, उसी तरह अब सबका इंसाफ होगा और शुरुआत तेरे से ही होगी। सिद्धार्थ कहता है, पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या इंसाफ इंसाफ लगा रखा है? मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दे। प्रतीक उसके सामने अपना चेहरा करते हुए चुपचाप रहने का इशारा करते हुए कहता है, चुप रहो वरना तुझे बहुत ही ज्यादा तड़पाऊंगा। सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला होता है कि प्रतीक उसके सामने एक बॉक्स खोलता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ कहता है, ये सब चीज क्यों लेकर आए हो तुम? इसका इस्तेमाल तो ऑपरेशन करने के लिए होता है। प्रतीक कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आज एक किताब पढ़कर आया हूँ, तो तेरा ऑपरेशन मैं यही करूंगा। सिद्धार्थ कहता है, पागल है क्या बेवकूफ इंसान? तू मेरा ऑपरेशन करेगा, मैं मर जाऊंगा। प्रतीक कहता है, तू इतना चिंता मत करो। मैंने काफी सोचा है तुम्हारे बारे में और काफी ज्यादा सोचने के बाद डिसाइड किया है कि तुम्हारा खून करने के बजाय मैं तुझे जिंदा रखूंगा और तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम जाकर अपने मामा से कहना कि जल्द ही उसकी भी ऐसी ही हालत होगी। सिद्धार्थ मन ही मन कहता है, हे भगवान बचा ले मुझे। प्रतीक वहां पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। प्रतीक थोड़ा सोचने के बाद कहता है, मुझे अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं तेरे साथ आखिर क्या कर बड़े ओ हाँ, एक काम करता हूँ, एक पावर नैप लेकर आता हूँ। शायद सपने में मुझे कोई आइडिया आ जाए कि तुझे जिंदा किस तरह छोड़ना है, जिसके बाद तू गॉड से भी सिर्फ मौत की भीख मांगे। प्रतीक ये कहते हुए सिद्धार्थ के मुंह के ऊपर पट्टी लगा देता है और उसके बाद वहां से बाहर आ जाता है। प्रतीक को इतना जल्दी बाहर आते हुए देखकर राधिका कहती है, इतनी जल्दी बाहर आ गए हो? उसे कहीं जोश में आकर मार तो नहीं दिया? प्रतीक कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं उसके साथ। एक पावर नैप लेने जा रहा हूं मैं। उसके बाद डिसाइड करूंगा कि उसके बाद क्या करना है उसके साथ। राधिका पॉपकॉर्न मुंह में रखते हुए कहती है, जैसा तुम चाहो। प्रतीक अपने रूम में जाता है और उसके बाद सो जाता है। बिल्कुल आधे घंटे के बाद प्रतीक उठ जाता है और उसके बाद सीधा पहुंच जाता है सिद्धार्थ के पास और सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं बच्चे, अब तेरा वक्त आ गया है जब इंसाफ की तरफ एक और कदम बढ़ाया जाए। सिद्धार्थ कांपते हुए कहता है, यह क्या बकवास है? तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? दूर रहो मुझसे, मुझे छूना भी मत। प्रतीक उसके दोनों पैरों के ऊपर रस्सी बांधकर उसे कुछ इस तरह बांधता है कि सिद्धार्थ छटपटाते हुए भी अपने आप को ज्यादा हिला नहीं सकता था। प्रतीक सिद्धार्थ से कहता है, मुबारक हो सिद्धार्थ तनेजा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तेरे साथ करना क्या है। सिद्धार्थ कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन प्रतीक कहता है, जैसा कि मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे उस हालत में पहुंचाकर जिंदा छोड़ूंगा कि उसके बाद तू गॉड से भी दुआ में एक ही चीज मांगेगा और वह है मौत। प्रतीक ये कहते हुए अपने साथ लाए गए ऑपरेशन करने वाले सामान से कुछ हथियार उठाते हुए कहता है, तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारे ऑपरेशन को। सिद्धार्थ रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, प्लीज तुम्हारे पैर को पकड़ता हूं मैं, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। CH32 दर्द का एहसास। प्रतीक को अपने हाथ में लिए ऑपरेशन करने वाले औजारों को देखकर सिद्धार्थ बच्चों की तरह रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। तुम्हें दर्द का पूरा एहसास कराऊंगा मैं। आज मैं तुम्हें दर्द का पूरा एहसास करूंगा। तुझे आज पता चलेगा कि कितना दर्द होता है जब उसका कोई अपना जाता है। उन्हें तो वह दर्द होता है जिसे एहसास कराया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं तुझे फिजिकल पेन इतना दूंगा कि तुम्हें हर एक गलत काम याद आ जाएगा जो आज तक तुमने किया है। प्रतीक की बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे मामा तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुमने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रतीक कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? वैसे भी अगर तुझे छोड़ दिया तो तेरा मामा तो मेरी ही कब्र खोद देगा। प्रतीक उसके बाद सिद्धार्थ के पैंट को घुटने से काटकर हटा देता है। यह देखकर सिद्धार्थ कहता है, यह क्या कर रहे हो तुम?
सिद्धार्थ अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन प्रतीक ने उसे कुछ इस तरह से बांधा का थी वह अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। प्रतीक अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है, सात्विक मेरे भाई, आज वक्त आ गया है जब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। प्रतीक उसके बाद सीधा सीधा सिद्धार्थ के घुटने के पीछे से नीचे से एक बड़ा सा कट लगाता है और उसके बाद सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत से दर्द से कराहने लगता है। सिद्धार्थ के कराहने की वजह से वह पूरा का पूरा रूम उसके चीख से डूब जाता है। प्रतीक कहता है, सुन रहे हो ना मेरे दोस्त, तुम्हें इंसाफ मिल रहा है। जल्द ही यह अपने सारे किए के ऊपर पछताना शुरू करेगा। प्रतीक उस कट में हाथ डालता है और उसके बाद सिद्धार्थ की चीखें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। प्रतीक कट को धीरे धीरे अपने हाथों से चीरकर इतना बड़ा करता है कि उसके बाद उसे सिद्धार्थ की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रतीक अपने हाथों से उसके हड्डी को पकड़ता है और उसे अपने पूरी ताकत से पीछे खींचता है जिसकी वजह से सिद्धार्थ के घुटने और टखने की एक हड्डी अपने जॉइंट को छोड़कर बाहर आ गई थी। सिद्धार्थ अभी दर्द के उस एक्सट्रीम लेवल पर था जहां सिद्धार्थ बस मर जाना चाहता था लेकिन प्रतीक उसे मरने देने वाला नहीं था। प्रतीक घुटने और टखने के बीच के दूसरे हड्डी को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। उसके बाद जल्दी से प्रतीक उसके कट को सील कर देता है ताकि उसके खून का ज्यादा लॉस न हो। प्रतीक उसके दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करता है और उसके घुटने और टखने के बीच के दोनों हड्डियों को भी बाहर निकाल देता है। प्रतीक ने सिद्धार्थ के दोनों पैरों के हड्डियों को निकाल दिया था जिसके बाद सिद्धार्थ आज के बाद कभी चलने वाला नहीं था। प्रतीक सिद्धार्थ को इतने वक्त तक होश में ही रखता है और फिर उसे उसकी ही हड्डी दिखाते हुए कहता है, ये देखो तुम्हारे शरीर का हिस्सा, अब आगे क्या करूं तुम्हारे साथ। प्रतीक थोड़ा सोचता है और उसके बाद सिद्धार्थ के दोनों कानों को काट कर हरा देता है और उसके बाद सिद्धार्थ को सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसे अगर अभी प्रतीक जान से मार देता। प्रतीक सिद्धार्थ के चेहरे के ऊपर चाकू चलाते हुए कहता है, एक बात बताओ, इतने से मेरा मन तो नहीं भरा, तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। प्रतीक की बात सुनकर सिद्धार्थ बस एक ही बात कहता है, मुझे जान से मार दो। प्रतीक हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, बस आखिरी काम बाकी है और वह है कि मैं तुम्हारे एक आंख को बस निकालूंगा, उसके बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कहता है। सिद्धार्थ अभी दर्द के उस स्टेज पर था जहां उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। वह अपने आप को एक मुर्दा ही समझ रहा था। प्रतीक 4 हथियार को सिद्धार्थ के एक आंख में घुसाता है और उसके बाद उसके बाएं आंख को भी निकाल देता है। प्रतीक उसके बाद सिद्धार्थ की एक छोटी सी आखिरी चीख सुनता है और उसके बाद सिद्धार्थ के शरीर से कई जगह से खून आ रहा था। प्रतीक उन सारे जगहों को ऐसे कवर करता है कि कुछ देर के लिए खून आना बंद हो जाता है। प्रतीक सिद्धार्थ को बेहोश करता है और उसके बाद उसे उसी सूटकेस के अंदर डाल देता है जिसमें वह उसे लेकर आया था। उसके अलावा प्रतीक उसके शरीर से निकाले गए हड्डियों, कान और आंख को भी उसके अंदर रखता है और उसके बाद उसे लेकर बाहर आ जाता है और उस अंदर के जगह को वह पूरी तरह से साफ करता है ताकि खून की कोई बदबू वहां ना आए। उसके बाद प्रतीक वहां कुछ केमिकल्स को भी छिड़कता है जिसके बाद खून की जो बची हुई बदबू थी वह भी खत्म हो गई थी। प्रतीक उसे लेकर बाहर आता है और राधिका से कहता है, मुझे इसे पुलिस स्टेशन के पास वाले एक कचरे के डब्बे में डंप करना है और किसी के भी नजर में भी नहीं आना है। राधिका कहती है, वहां पर एक सुनसान सा इलाका है जहां तुम ऐसा कुछ कर सकते हो लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रतीक की बात सुनकर राधिका कहती है, सीसीटीवी तो मैं संभाल लूंगी और बाकी का तुम देख लो। प्रतीक कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम सीसीटीवी को देख लो, उसके बाद मैं बाकी की चीजों को देख लूंगा। प्रतीक वहां से जब निकलता तो वह अलग अलग चीजों का सहारा लेने के बजाय राधिका को ही लेकर जाता है और उसके गाड़ी से ही सूटकेस लेकर जाता है और उसे उस सुनसान जगह के पास मौजूद कचरे के डब्बे में डाल देता है। प्रतीक वहां से निकलते हुए वापस राधिका के घर में आ जाता है। वहां आते हुए प्रतीक कहता है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है और मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। राधिका कहती है, रेडी है, कॉल करो। प्रतीक ऐसा ही करता है और उसके बाद वह सबसे पहले आयुष्मान राणा को कॉल करता है। कॉल करने के बाद एक बार फिर से आयुष्मान राणा के फोन के ऊपर उसी पीसीओ का नंबर आ रहा था जिसे उसे पहले भी कॉल आया था। आयुष्मान राणा अभी अपने पुलिस स्टेशन में था इसलिए वह एक से कहता है, अभी मैं फोन उठाने वाला हूँ, उसके बाद तुम इसका लोकेशन ट्रेस करना। सामने वाला इशारे से हाँ कहता है और आयुष्मान राणा कॉल उठाते हुए कहता है, क्या बात है, एक बार फिर से मुझे कॉल किया है। प्रतीक अपनी आवाज बदलते हुए कहता है, हाँ तो आपने मुझे पहचान लिया। आयुष्मान राणा कहता है, तुम जो कोई भी हो अब तुम्हारा अंत आ गया है, अब तुम अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं बचा पाओगे। प्रतीक कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं है सिद्धार्थ तनेजा को ढूंढ लेने की, इस वजह से मैं खुद दे रहा हूं उसका एड्रेस। जब वह मिले तो सबसे पहले उसे हॉस्पिटल लेकर जाना वरना वह वहीं दम तोड़ देगा। आयुष्मान राणा कहता है, कहाँ है सिद्धार्थ तनेजा, तुम ये कहीं से भी नहीं सोचना कि तुम्हें कोई बचा लेगा उसे वापस करने के बाद। प्रतीक कहता है, बातें कम करो और एड्रेस लिखो। प्रतीक उसके बाद उस सुनसान जगह का एड्रेस देता है और कहता है, वह तुम्हें कचरे के डब्बे में मिल जाएगा, उसके साथ बहुत कुछ है, सब चीजों को लेकर जाना। एक्स। प्रतीक फोन काट देता है और राधिका कहती है, तुम्हें पता है कि सामने वाले इस कॉल के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक कहता है, क्या लगता है तुम्हें उन्होंने ने हमारा ये लोकेशन ट्रेस कर लिया होगा। राधिका कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे रहते कोई एड्रेस को ढूंढ सकता है। प्रतीक कहता है, थैंक्स। राधिका कहती है, कोई बात नहीं,
ये तो होता ही रहेगा। प्रतीक के कॉल काटने के बाद आयुष्मान राणा उम्मीद से सामने वाले को तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ पता चला क्या? उसका लोकेशन ट्रेस हुआ क्या? वह आदमी कहता है, नहीं हो पाया सर। मुझे नहीं लगता है कि वे लोग पीसीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। खूनी से साथ जरूर कोई साइबर क्रिमिनल है जिसकी स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके रहते तो हम कभी भी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, किसी भी काम के नहीं हो तुम लोग। आयुष्मान राणा उसी वक्त अंशुमन सिंह को कॉल लगाते हुए एड्रेस बताते हुए कहता है, तुम इस एड्रेस के पास ही गए थे ना? CH33 पैर काटना पड़ेगा। आयुष्मान राणा के बात को सुनकर अंशुमन सिंह कहता है, हाँ गया तो था लेकिन अब वहां से निकला ही हूँ अभी अभी। कुछ भी नहीं मिला। आयुष्मान राणा कहता है, मैं अभी तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहां पर जाकर ढूंढो, वहीं पर तुम्हें मिलेगा सिद्धार्थ तनेजा। उस हरामजादे और कमीने ने मुझे कॉल करके बताया। अंशुमन सिंह कहता है, ठीक है एड्रेस दो जल्दी, मैं अभी के अभी वहां पहुंचता हूं। आयुष्मान राणा एड्रेस देता है और अंशुमन सिंह कहता है, ठीक है आयुष्मान, मैं अभी देखता हूं उसे। आयुष्मान राणा के कॉल काटने के बाद अंशुमन सिंह ड्राइवर से कहता है, गाड़ी को इस एड्रेस की तरफ घुमाओ। चूंकि अंशुमन सिंह वहां से ज्यादा दूर नहीं था जहां प्रतीक ने सिद्धार्थ को फेंका था। अंशुमन सिंह वहां जाते हुए अपने साथ आए पुलिस वालों से कहता है, जल्दी से इस पूरे जगह को छान डालो, मुझे जल्द से जल्द सिद्धार्थ तनेजा चाहिए। सारे पुलिस वाले उस पूरे जगह में फैल जाते हैं। उसके हर तरफ फैलने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और यह सुनकर अंशुमन सिंह सामने रखे कचरे के डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे चेक करने के लिए एसपी सर आएंगे क्या? सारे पुलिस वाले उस बड़े से कचरे के डब्बे को सबसे पहले नीचे गिराते हैं जिसके बाद एक लाल रंग का सूटकेस फिसलते हुए बाहर आ जाता है। उस सूटकेस को देखते हुए अंशुमन सिंह कहता है, यहाँ कचरे के डब्बे में सूटकेस क्या कर रहा है? जल्दी से खोलो इसे। एक पुलिस वाला जैसे ही उसे खोलता है तो एक खतरनाक बदबू बाहर की तरफ आती है जो किसी और चीज की नहीं बल्कि खून की ही थी। सारे पुलिस कांस्टेबल्स पीछे हट जाते हैं और अंशुमन सिंह करीब से जाकर देखता है। अंशुमन सिद्धार्थ के साथ साथ वहां पर 4 हड्डी दुकान के साथ साथ एक हाथ भी देख रहा था। अंशुमन अपने बगल में खड़े हुए कांस्टेबल से कहता है, क्या खड़े हो यहाँ मूर्ति की तरह? वहां जाओ और चेक करो कि यह जिंदा है या फिर नहीं। अंशुमन सिंह का उसके टीम के अंदर खौफ बहुत ही ज्यादा था, इसलिए उसके बस एक बार कह देने के बाद वह कांस्टेबल सिद्धार्थ के पास जाता है और उसके गर्दन के ऊपर हाथ रखते हुए थोड़ा देर तक महसूस करता है और फिर अंशुमन सिंह की तरफ देखते हुए कहता है, जिंदा है सर, लेकिन लगता नहीं है कि ज्यादा देर तक जिंदा बचेगा। अंशुमन सिंह बाकियों को देखते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या अलग से इन्विटेशन दूं? जल्दी से उसे सूटकेस सहित गाड़ी में लोड करो। सारे कांस्टेबल जल्दी से बेहोश हो चुके सिद्धार्थ को सूटकेस सहित डालते हैं और वहां से नजदीकी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। वहां अंशुमन सिंह सूटकेस सहित उन्हें डॉक्टर के हवाले कर देता है ताकि उसे जिंदा बचाया जा सके। वह हॉस्पिटल शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक था और सिद्धार्थ के एमएलए विश्वास सुराना के भांजा होने की वजह से सबसे बड़े डॉक्टर्स उसका इलाज करने में लग गए थे। अंशुमन सिंह 2 कांस्टेबल्स को वहां तैनात करता है और आयुष्मान को कॉल करते हुए कहता है, देखो आयुष्मान, यहाँ पक्का कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। सिद्धार्थ तनेजा मिला है जिंदा, लेकिन उसकी हालत हद से ज्यादा बेकार है। लगता नहीं है कि उसे बचाया भी जा सकता है। आयुष्मान राणा कहता है, अच्छी बात बोलो, अगर वह मर गया तो खूनी तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। वह इकलौता है जिसने अभी तक उस खूनी के चंगुल से जिंदा बचकर आया है। उसे ही पता होगा कि खूनी दिखता कैसा है। अंशुमन सिंह कहता है, मैं आ रहा हूं। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आने वाला है? आयुष्मान राणा कहता है, लाशों की क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो डॉक्टर खुराना ने कहा है कि इसमें 2 दिन तक का टाइम लगेगा। तब तक तो उस सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अंशुमन सिंह कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं वहीं रुक जाता हूँ, तुम्हें बताऊंगा अगर वह जिंदा बचकर होश में आ पाया तो। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है, मैं एसपी सर को इसके बारे में बता देता हूँ। अंशुमन सिंह कॉल काटते हुए कहता है, ये किस तरह का खूनी है? इसने क्यों किसी को जिंदा हमारे हवाले किया? उसे डर नहीं है कि उसका नाम पता हम जान जाएंगे? अंशुमन सिंह ये सोचते हुए ड्राइवर से कहता है, गाड़ी वाला मुड़ा दो, हमें हॉस्पिटल में ही आज की रात गुजारनी है। आयुष्मान राणा इधर सीधा कॉल कर देता है एसपी से, कहता है, मुबारक हो सर, सिद्धार्थ तनेजा मिल गया है लेकिन उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अधिराज माथुर यह सुनकर कहता है, गुड जॉब आयुष्मान, मुझे यकीन था कि तुमसे बेहतर इसे और कोई भी नहीं संभाल सकता है। आयुष्मान राणा कहता है, किलर ने खुद ही सकी जानकारी हमें दी है, मैंने या फिर किसी और ने कुछ भी नहीं किया है। अधिराज माथुर कहता है, ये बात बाहर मत फैलाना, यह एक अचीवमेंट के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में दर्ज होना चाहिए, न कि एक फेलियर के तौर पर। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है सर, आप जैसा कहें। अधिराज माथुर कहता है, ये बात उस सन की खोपड़ी को भी बता देना वरना वह मीडिया में सारे पोल को खोल देगा। आयुष्मान राणा कहता है, श्योर सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आयुष्मान राणा कॉल कट करने के बाद सीधा अंशुमन सिंह को अपना मुंह न खोलने के लिए मैसेज करता है, जिसके बाद उसका रिप्लाई हाँ में आ जाता है और आयुष्मान राणा उसके बाद एक लंबा सांस लेता है। इधर अधिराज माथुर सीधा एमएलए विश्वास सुराना को कॉल लगा देता है और कहता है, मुबारक हो सर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के होनहार लड़कों ने आपके भांजे को ढूंढ निकाला है और सिटी हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया है। आप अगर चाहे तो उससे मिल सकते हैं।
एमएलए विश्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, मिल सकते हैं से तुम्हारा क्या मतलब है एसपी? अभी आ रहा हूं मैं। विश्वास सुराना जल्दी से वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है और उसके बाद जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां जाते ही वह सबसे पहले अंशुमन सिंह के बगल में खड़े डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, कहाँ है मेरा भांजा? अंशुमन सिंह कहता है, एमएलए साहब यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा मत कीजिए। विश्वास सुराना अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, कहाँ है मेरा भांजा? अंशुमन सिंह डॉक्टर से कहता है, आप जो मुझे कह रहे थे वह इनसे पूछ लीजिए, यह उस बच्चे के मामा है, रिश्तेदार हैं। एमएलए विश्वास सुराना कहता है, क्या पूछना है मुझसे? डॉक्टर कैसा है मेरा भांजा? डॉक्टर कहता है, अगर आपके भांजे को बचाना है तो हमें आपके भांजे के दोनों पैरों को घुटने के नीचे काटना पड़ेगा वरना उसकी जान हमेशा के लिए चली जाएगी। विश्वास सुराना कहता है, क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? मेरा भांजा उसके बाद कभी चल ही नहीं पाएगा, उसके पैरों को आखिरी काटना ही क्यों है? डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, आपके भांजे के दोनों पैरों के घुटने और टखने के बीच की दोनों हड्डियों को निकालकर अलग कर दिया गया है। वहां खून भरकर जम जाने की वजह से एक इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से वह मर सकता है। हमें दोनों पैरों को काटना पड़ेगा वरना उसकी जान को हम बचा नहीं पाएंगे। विश्वास सुराना के आंखों में आंसू आ गए थे। वह रोते हुए कहता है, कोई और रास्ता नहीं है क्या डॉक्टर? उन हड्डियों को फिर से लगा दीजिए ना। डॉक्टर कहते हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसा। विश्वास सुराना अपने दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए कहता है, हाँ ठीक है डॉक्टर, मेरे भांजे को बचाने के लिए जो करना पड़े वह करो लेकिन बस उसे जिंदा बचा लो। डॉक्टर वहां से वापस ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और एमएलए विश्वास सुराना अंशुमन सिंह से कहता है, किसने किया है यह मेरे भांजे के साथ? उसे अपने हाथों से मारूंगा। अंशुमन सिंह कहता है, अभी हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द ही वह हमारे हत्थे चढ़ जाएगा। विश्वास सुराना कहता है, और उसने क्या क्या किया है मेरे भांजे के साथ? अंशुमन सिंह कहता है, इस किडनैपर ने सिद्धार्थ के दोनों कानों को काट दिया है और उसके एक आंख को भी निकाल लिया है। सब कुछ आपके भांजे के साथ ही वापस भी भेजा है। विश्वास सुराना अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, जिस दिन वह मेरे हाथ लगेगा उसी दिन उसके भी दोनों हाथ, पैर और कान को काट दूंगा और उसके बाद उसके दोनों आंखों को निकाल दूंगा। फिर उसे जिंदा ही बाहर छोड़ दूंगा, तब उसे एहसास होगा कि पंगा अपने औकात वालों से लेना चाहिए। अंशुमन सिंह कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त जल्द आएगा। उस किलर ने साथ में एक नोट भी छोड़ा है जो शायद आपके लिए ही है। CH-34 होश आ गया सर। अंशुमन सिंह जब नोट के बारे में बताता है तो विश्वास सुराना कहता है, जल्दी से नोट दिखाओ मुझे। अंशुमन सिंह विश्वास सुराना को नोट दे देता है जिसे प्रतीक ने आखिरी वक्त में रखा था। प्रतीक के ऐसा करने की वजह थी कि किसी का भी शक उसके ऊपर न जाए। प्रतीक ने नोट में कुछ ऐसा लिखा था जिसके बाद कोई भी ये देखकर कह सकता था कि कोई जाति दुश्मनी निकाल रहा है विश्वास सुराना से। विश्वास सुराना नोट को पढ़ना जारी रखता है, उसमें ज्यादा नहीं बस कुछ लाइंस ही लिखी हुई थी जो कुछ ऐसी थी, अभी तुम्हारे अंदर जो इमोशन उत्पन्न हो रहा है उसे दर्द कहते हैं। ये ही दर्द मुझे हुआ था जब तुम्हारे वजह से मेरे अपने को इंसाफ नहीं मिला। अब तेरी बारी है, जल्द ही मैं वहां आऊंगा और तुझे घुसकर मारूंगा। उस नोट के नीचे किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन पढ़कर विश्वास सुराना समझ गया था कि यह उसके लिए ही लिखा गया था। वह पढ़ने के बाद समझ गया था। विश्वास सुराना कहता है, सीबीआई जांच बैठेगी इसके ऊपर अब। अंशुमन सिंह कहता है, किस सबूत के ऊपर आप सीबीआई जांच को बैठाएंगे? आपको धमकी दी गई है, इसका भी यह नोट सबूत नहीं है, आपके नाम से लिखा हुआ भी नहीं है। अभी आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। विश्वास सुराना कहता है, देखा मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अंशुमन सिंह कहता है, हमने ही तो ढूंढ निकाला है वरना किसी और को वह मिलने वाला भी नहीं था। ये खबर मीडिया में भी नहीं आई है। विश्वास सुराना कहता है, क्या चाहते हो तुम? मीडिया में मैं अपने भांजे की ऐसी हालत है उसे फैलाता रहूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अंशुमन सिंह कहता है, आप जैसा ठीक समझे सर, अब मैं तो चलता हूँ। आज नाइट ड्यूटी भी करवा दिया, छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को मैं, किसी काम के नहीं है ये सब। ये कहकर अंशुमन सिंह कुछ कांस्टेबल्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन सिद्धार्थ को होश आया ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका जो अभी अभी आयुष्मान राणा के हाथ लगा था। अंशुमन सिंह भी उसके बगल में ही था क्योंकि यह केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पूरा पुलिस स्टेशन पीछे पड़ा था उसके पीछे जिसने ये कांड किया था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिला था। हर जगह के सीसीटीवी का कहीं भी कोई भी फुटेज उनके हाथ नहीं लगा था। इस वजह से वे लोग अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग एक डेड एंड के पास खड़े थे जिसके उन्हें एक पतली सी रस्सी के जैसा रास्ता भी नजर नहीं आ रही थी। आयुष्मान राणा ने अपना दिमाग लगाकर नहीं मिलने वाले सीसीटीवी के फुटेज को मिलाकर एक रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग बुरी तरह से नाकाम हुआ था। एक चौराहा पर जाने के बाद हर तरफ के सारे कैमरे कई किलोमीटर तक बेकार थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी आखिरी उम्मीद थी वह भी किसी काम नहीं आई थी। सिर्फ उनके मौत की वजह ही पता चल पाई थी, वह भी मामूली थी। कुछ की मौत गोली लगने की वजह से हुई थी, कुछ को बुरी तरह मारा गया था इसलिए उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा उन्हें आयुष और प्रत्युष के रिपोर्ट से भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला था।
आयुष्मान राणा उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखता है इस उम्मीद में कि उससे कुछ मिले, लेकिन उसमें भी प्रतीक के द्वारा छोड़ा गया एक भी सुराग नहीं मिला था। आयुष्मान राणा उन फाइल को पटकते हुए कहता है, क्या बकवास है ये। लोग हमारे ऊपर थूकेंगे अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि हम किसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अंशुमन सिंह कहता है, इस केस को एक गैंग वार का नाम देकर खत्म कर देते हैं। मेरी नज़र में यह एक बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। इससे कोई भी लोग हमारे ऊपर भड़केंगे नहीं। आयुष्मान राणा कहता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये करना तो पॉसिबल ही नहीं है। यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और एमएलए विश्वास सुराना पागल हुआ पड़ा है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो किसी भी एंगल से यह सही नहीं होगा। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ वह तो सही है। अगर केस हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो सीबीआई इस केस को अपने अंदर ले लेंगी। एमएलए विश्वास सुराना की पहुंच काफी ज्यादा है। वह अगर चाहे तो ऐसा कुछ कर सकता है आसानी से। आयुष्मान राणा कहता है, अगर हमने इस खूनी को पकड़ लिया तो हमें सिर्फ प्रमोशन ही नहीं मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ काफी इज्जत भी मिलेगी और हमारा नाम हर तरफ हो जाएगा। अंशुमन सिंह कहता है, उसके लिए तो केस हमें अपने तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। उसकी इजाजत कोई भी नहीं देगा। आयुष्मान राणा हंसते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो, हमें किसकी इजाजत की जरूरत है। अंशुमन सिंह भी हंसते हुए कहता है, अच्छा तो बोलो आयुष्मान, कब से शुरू करूं। आयुष्मान राणा कहता है, ज्यादा नहीं, थोड़े वक्त और रुको। एक आभार सिद्धार्थ तनेजा होश में आकर अपने बयान को हमें दे दे और हम उसके बारे में कुछ न कुछ नया जरूर जान लेंगे। उसके बाद उन्हें ढूंढना आसान होगा। अंशुमन सिंह कहता है, तुम इधर अपना काम संभालो, मैं उधर देखता हूं कि वह सिद्धार्थ होश में आया या फिर नहीं। अगर आ गया होगा तो उससे सब कुछ उगलवा कर ही आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आयुष्मान राणा कहता है, बिल्कुल सही कहा। किसी चीज की चिंता मत करना, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा सा काबू करना। अंशुमन सिंह कहता है, बिल्कुल आयुष्मान, उसकी चिंता तुम मत करो। ये कहने के बाद अंशुमन सिंह निकल जाता है। भी अंशुमन सिंह गाड़ी में बैठा ही था तो उसे एक कांस्टेबल का फोन आता है। फोन उठाते ही कहता है, सिद्धार्थ तनेजा को होश आ गया है सर। CH-35 आखिरी सुराग डिफेक्टिव निकला। जैसे ही अंशुमन सिंह को पता चलता है कि सिद्धार्थ तनेजा को होश आ गया है तो वह ड्राइवर से कहता है, जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ लो, वहां पर जाना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। आधे घंटे में जब अंशुमन सिंह वहां पहुंचता है तो वहां उसे एमएलए विश्वास सुराना नजर आता है, जो अपने सर के एयर हाथ रखे हुए था। वह जैसे ही अंशुमन सिंह को देखता है तो उठते हुए उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मुझे वह चाहिए जिसने मेरे भांजे का ऐसा हालत किया है। मुझे ये कहीं से भी चाहिए, चाहे उसके लिए तुम कुछ भी करो। उसे आकाश से ढूंढ कर निकालो या फिर पाताल से। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ बिल्कुल सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जब एमएलए विश्वास सुराना बैठ जाता है तो अंशुमन सिंह मन ही मन कहता है, ये कैसे हो गया, इसने कुछ कहा क्यों नहीं। इसे तो अभी कहना चाहिए था कि मुझे कोशिश नहीं नतीजा चाहिए। ऐसा क्या हुआ है। अंशुमन सिंह जब सिद्धार्थ के कमरे में घुसने ही वाला होता है कि डॉक्टर उसे रोकते हुए कहता है, अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है सर, पेशेंट अपनी दिमागी संतुलन खो चुका है। अंशुमन सिंह कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये होना तो पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर कहता है, पॉसिबल नहीं से आपका क्या मतलब है। अंशुमन सिंह अपने कहे गए बात को सुधारते हुए कहता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि उसे आखिरी हुआ क्या है। अगर उसे ऐसा कुछ हुआ है तो खूनी को पकड़ना पॉसिबल नहीं रह जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, बताने से ज्यादा सही है कि मैं आपको साफ साफ दिखा ही हूं, वो ही सबसे ज्यादा सही रहेगा। अंशुमन सिंह कहता है, जैसा आप कहिए। जैसे ही अंशुमन सिंह और डॉक्टर अंदर जाते हैं तो अंशुमन सिंह कहता वहां का नजारा देखकर शॉक हो गया था। सिद्धार्थ एक कोने में ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे कोई डर खाए जा रहा हो। वह कांप रहा था और लगातार बोलता रहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही अंशुमन सिंह थोड़ा आगे जाता है और सिद्धार्थ की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वह अंशुमन सिंह को देखते हुए कहता है, जाओ यहां से, मेरे साथ कुछ मत करो, मेरे साथ कुछ मत करो। अंशुमन सिंह को भी साफ साफ उसके बचे हुए एक आंख में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा डर जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अंशुमन सिंह डॉक्टर से कहता है, ये सब क्या है, यह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है मुझे। डॉक्टर कहते हैं, आप मेरे साथ बाहर आइए इंस्पेक्टर। अंशुमन सिंह उसके बाद बाहर आता है और डॉक्टर से कहता है, बताइए क्या बताने वाले थे आप। डॉक्टर कहते हैं, देखिए इंस्पेक्टर, इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डर भर गया है। किसी चीज के गहरा डर इसके शरीर के अंदर अपना घर बना चुका था। अंशुमन सिंह कहता है, ये तो आपने सही कहा डॉक्टर, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो कोई भी डर जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, इसके दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा असर हुआ है, इसे सदमा लगा है, यह अभी आपके किसी भी सवाल के जवाब देने के लायक नहीं है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। अंशुमन सिंह कहता है, आप कुछ कीजिए डॉक्टर, इसके अलावा इस खूनी को किसी ने भी नहीं देखा है, इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं, सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन आपको हालात समझना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, आपको उसे अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। अंशुमन सिंह कहता है, आपको क्या लगता है कि वह कब तक ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर कहता है ये तो वक्त ही बता सकता है कि उसके ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, शायद महीने या फिर साल। अगर पारिवारिक माहौल सही मिला तो कुछ महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आप अपने सारे सवाल को पूछ पाएंगे। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और सारे लोग अंदर भाग कर जाते हैं। अंदर जाते ही सिद्धार्थ विश्वास सुराना को एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मामा वहां खड़ा है, वह मुझे मार देगा, प्लीज उसे रोकिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ये देखते हुए अंशुमन सिंह कहता है, अब लगता है कि हमारा आखिरी सुराग भी डिफेक्टिव निकला। अब तो हमें ही उस पुराने वाले प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में आयुष्मान को बताना पड़ेगा। इधर विश्वास सुराना सिद्धार्थ को गले लगाते हुए कहता है, वहां पर कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू तक नहीं सकता है। सिद्धार्थ किसी बच्चे की तरह विश्वास सुराना के अंदर छिपने की कोशिश कर रहा था। उसे इस तरह से देखने के बाद अंशुमन सिंह कहता है, इसका ध्यान रखिए सर, मुझे यकीन है कि इसके ठीक होने के बाद हमें उस खूनी को ढूंढने में आसानी होगी। विश्वास सुराना कहता है, मेरे भांजे के ठीक होने तक अगर वह खूनी तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम लोगों की वर्दी उतरवा दूंगा। जब भागो यहाँ से। अंशुमन सिंह वहां से बाहर आते हुए मन ही मन कहता है, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो अपनी आंख बंद की और मुझे वह खूनी मिल जाएगा। अंशुमन सिंह ये सब सोचते हुए आयुष्मान राणा को कॉल लगाता है और उसके कॉल को उठाते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि आयुष्मान राणा सामने से कहता है, हाँ बोलो अंशुमन, क्या पता चला इस खूनी के बारे में। अंशुमन सिंह कहता है, तुम बिल्कुल सही थे, हमें अपने प्लान के ऊपर ही चलना पड़ेगा। आयुष्मान राणा कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। अंशुमन सिंह कहता है, इसमें समझना क्या है, बस इतना समझ लो ही हमारा आखिरी सुराग डिफेक्टिव निकला है। CH36 क्राइम का फ्लो चार्ट। आयुष्मान राणा के पूछने के बाद जब अंशुमन सिंह कहता है कि हमारा आखिरी सुराग डिफेक्टिव निकला है तो ये सुनकर आयुष्मान राणा और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, एक आध पैक मार लिए हैं क्या। अंशुमन सिंह कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, तुम्हें तो पता ही है कि काम के वक्त में मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ ये तो पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे सुराग डिफेक्टिव निकला से क्या मतलब था। अंशुमन सिंह कहता है, बात ऐसी है कि वह जो सिद्धार्थ तनेजा था न, वह किसी भी काम का नहीं निकला। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसका मेंटल सिस्टम खराब हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसे ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, अब तो बस एक ही रास्ता है, हमें इलीगल वे का उपयोग करना पड़ेगा। तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, हम जल्दी से जल्दी प्लान डिस्कस करते हुए इसे खत्म करते हैं। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ सही कह रहे हो तुम, एक सप्ताह ऐसे ही बीत जाता है। ये केस बंद कर दिया गया था कि एक गैंग वॉर हुआ था। सिद्धार्थ के गायब होने और ऐसा कुछ होने की बात मीडिया में MLA विश्वास सुराना ने फैलने ही नहीं दिया था। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था और जैसे सारे लोग सोच रहे थे, एक बार फिर से वहां का MLA विश्वास सुराना ही बना था। उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों को प्रतीक को ढूंढकर खत्म कर देने का ऑर्डर दे दिया था। प्रतीक राधिका के घर से जाने ही वाला था कि राधिका उससे गले लगाते हुए कहती है, जब भी मुझसे बात करने की जरूरत पड़े तो कॉल करना और आने का मन करे तो यहाँ आ जाना। CCTV का मैटर हो तो मुझे जरूर याद करना। प्रतीक उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और कोई रास्ता थोड़े न है मेरे पास। ये कहने के बाद प्रतीक वहां से निकल जाता है। प्रतीक के जाने के बाद राधिका कहती है, कमाल के हो तुम, मुझे कभी कभी यह सोचकर दुख होता है कि मेरे बाद तुम्हारी ऐसी मदद कौन करेगा। ध्रुव हॉस्टल पहुंचता है तो वहां पहले से ही ऋषि और संकेत पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी थोड़ी देर के लिए पहुंचे हो। ऋषि प्रतीक को देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम भी मुझे इतनी जल्दी यहाँ दिख जाओगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। प्रतीक कहता है, मेरे से यह सवाल पूछ रहे हो तुम दोनों, हमेशा पहले मैं आता हूँ उसके बाद ही तुम दोनों आते हो, आज थोड़ा सा पहले क्या आ गए तो सवाल पूछने लगे हो। बल्कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था कि तुम दोनों यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हो, इससे पहले कि ऋषि या फिर संकेत कुछ बोल पाता। प्रतीक कहता है, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ उतनी जल्दी आने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि श्रद्धा और नैना ही है ना। ऋषि और संकेत कुछ देर तक जवाब नहीं देते हैं तो प्रतीक कहता है, मैं समझ गया हूँ कि इसके पीछे उनका ही हाथ है। संकेत कहता है, उनके साथ बैठकर ही आया हूँ, यह मौका कैसे जाने दे सकता था। ऋषि कहता है, संकेत बिल्कुल सही कह रहा था। प्रतीक कहता है, क्यों नहीं। ऋषि कहता है, मैं तो कहूंगा कि तुम भी किसी के ऊपर ट्राई करो, तब ही जाकर कुछ हो सकता है। प्रतीक कहता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। संकेत कहता है, इसका मतलब है कि तुम वजन हो रह जाओगे। प्रतीक बस हंस देता है और कोई जवाब नहीं देता है। इधर एक सप्ताह तक अंशुमन सिंह और आयुष्मान राणा ने इस पूरे केस का एक फ्लोचार्ट तैयार कर लिया था। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, ये फ्लोचार्ट परफेक्ट है। आयुष्मान राणा कहता है, चलो अब फ्लोचार्ट को एक्सप्लेन करो। अंशुमन सिंह कहता है, मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन क्यों, तुम भी तो कर सकते हो। आयुष्मान राणा कहता है, तुम करो, मैं एनालाइज करूंगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अंशुमन सिंह कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं गलतियों को एनालाइज नहीं कर सकता हूं क्या।
इस बात को लेकर आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह के बीच एक बहस छिड़ जाता है कि सामने वाले को ही फ्लोचार्ट को एक्सप्लेन करना है। जब उनके बीच का बहस काफी आगे बढ़ जाता है तो रश्मि बीच में आते हुए कहती है, अगर आप दोनों चाहे तो मैं इसे एक्सप्लेन करूं। आप दोनों मिलकर गलतियां निकालिए, मुझे यकीन है कि वह बिल्कुल सही होगा। आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आयुष्मान न राणा कहता है, तो फिर शुरू हो जाओ। जब तक हम में से कोई रुकने के लिए नहीं कहे तब तक एक्सप्लेन करना जारी ही रखना। रश्मि कहती है, ठीक है सर, तो मैं शुरू करूं। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ तो अब शुरू करो। रश्मि एक लंबी सांस लेती है और कहती है, पहला खून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हुआ था। वहां पर समीरा नाम की एक लड़की का खून हुआ था जिसे लटकाकर मार दिया गया था। क्यों मारा गया इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल एग्जैक्ट 6 महीने पहले हुई थी। रश्मि आगे कहती है, 6 महीने पहले सात्विक नाम के लड़के की मौत हो गई थी इलाज के दौरान, जब कुछ लोगों ने उसे मारा था। कॉलेज के लड़कों से जब हमने सीक्रेट में बातचीत करके चीजों को उगलवाया तो पता चला कि सात्विक और समीरा का अफेयर चल रहा था और सिद्धार्थ जिसकी समीरा क्रश थी उसने ही ऐसा किया था, लेकिन समीरा ने यह मानने से इनकार कर दिया। जिस दिन सात्विक की मौत हुई उसके 6 महीने के बाद बिल्कुल उसी रात जब 6 महीने गुजरे थे तब उसका खून हो गया। अंशुमन सिंह रुकने का इशारा करते हुए कहता है, रुक जाओ। CH-37 नामकरण सूटकेस किलर। रश्मि को रोकने के बाद अंशुमन सिंह कहता है, ये एग्जैक्ट 6 महीने तक ही क्यों रुका और उसके बाद ही वह लड़की क्यों मारी गई। आयुष्मान राणा कहता है, इसकी वजह हमने मरने वाले के बचपन के दोस्त को इसके पीछे समझा, लेकिन वह नहीं निकला। सिद्धार्थ तनेजा को समझा क्योंकि उसने शायद पकड़े जाने की वजह से मार दिया होगा, लेकिन वह भी नहीं था। अंशुमन सिंह कहता है, इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकते हो। आयुष्मान राणा कहता है, अगर प्रतीक एंथनी को अपने दोस्त के मरने का बदला ही लेना होता तो वह 6 महीने का इंतजार क्यों करता। उसके अलावा अगर सिद्धार्थ को अपने आप को बचाना ही होता तो वह भी खुद को 6 महीने तक डर के माहौल में क्यों रखता, शुरू में ही उसे मरवा देता। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हारे मुताबिक खूनी विश्वास सुराना को टारगेट कर रहा था, लेकिन इस लड़की समीरा का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आयुष्मान राणा कहता है, समीरा का विश्वास सुराना से कोई लेना देना कैसे नहीं है। वह विश्वास सुराना से सिद्धार्थ तनेजा के जरिए जुड़ी हुई है। ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कुछ ही महीने में होने वाला था तो कहीं उसके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए साफ कर दिया ताकि व्हाइट कॉलर रहे। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ वह तो हो सकता है, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा है। आयुष्मान राणा कहता है, इस फ्लो चार्ट को आगे एक्सप्लेन करो रश्मि। रश्मि उसके बाद पूरे फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करती है और उसके बाद अंशुमन सिंह कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। ये तो पूरी तरह से विश्वास सुराना का कोई पुराना दुश्मन है। लगता है कि इसके परिवार को साफ कर दिया गया होगा। आयुष्मान राणा कहता है, बस मुझे आखिर यह समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट कैसे आ गया। क्या ये खूनी इतना ज्यादा पहुंचा हुआ है? वह कोई कंप्यूटर जीनियस है क्या? अंशुमन सिंह कहता है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो या फिर यह भी हो सकता है कि कोई इसके साथ कोई और भी हो। आयुष्मान राणा कहता है, इसका मतलब है कि वह अकेला नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो रश्मि, इस शहर के सारे ऐसे लोगों की लिस्ट बाहर निकालो जो इस तरह के क्राइम में अब तक पकड़े गए हैं या फिर जो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। रोशनी कहती है, ठीक है सर, अभी निकालती हूँ। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि अब हमें इस किलर को एक नाम दे देना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर उसका एक नाम होगा तो हमें आसानी होगी बात वॉट करने में। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ वैसे तो सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या नाम रखे उसका। अंशुमन सिंह कहता है, क्यों न उसका नाम रखे, MLA के पीछे पड़ा हुआ खूनी। सुनने में कमाल का लगता है। आयुष्मान राणा कहता है, हम यहाँ न्यूज की हेडलाइन नहीं बना रहे हैं जो इस तरह के नाम को उस किलर को देंगे। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ नाम वैसे बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ तो तुम्हारे नजर में कोई नाम है क्या? आयुष्मान राणा को देखते हुए अंशुमन सिंह कहता है, जीनियस किलर या फिर साइबर एक्सपर्ट किलर रख सकते हैं। ये सुनने में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूरी तरह से मैच करता है। आयुष्मान राणा कहता है, तुम तो जाने ही दो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम उस किलर को प्रमोट करना चाहते हो। जीनियस किलर सुनकर लगेगा कि हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा नाम रखना पड़ेगा जो उसके कैरेक्टर के हिसाब से भी हो और उससे उसका कोई फायदा भी ना हो। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को नए नए नाम बताते हैं, लेकिन दोनों किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचते हैं और बस एक दूसरे के नाम में डिफेक्ट निकालते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद बगल में लिस्ट निकाल रही रश्मि से आयुष्मान राणा पूछता है, हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या नाम रखे उस खूनी का। रश्मि कहती है, अब तक 2 जगह हमें सूटकेस मिला है तो क्यों न इसका नाम हम सूटकेस किलर ही रख दे। ये सुनकर आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह एक साथ कहते हैं, ये नाम बिल्कुल सही है, मेरे तरफ से ओके है। रश्मि कहती है, लो सर, हो गया आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। जल्द ही सारे साइबर एक्सपर्ट क्रिमिनल्स की लिस्ट आपके पास होगी। अंशुमन सिंह कहता है, चलो किलर का नामकरण हो गया सूटकेस किलर। अब SP सर को कॉल करते हैं। उसके बाद बुढ़े MLA के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं। सुना है कि अभी भी जीत एक जश्न मना रहा है। आयुष्मान राणा कहता है, उसके सपोर्टर्स मना रहे हैं, वह तो सिद्धार्थ को बस लेकर दुख दर्द में डूबा हुआ है। खूनी कहीं यही मौका बनाकर न उसे निपटा दे।
अंशु मन सिंह एसपी को डायल करते हुए आयुष्मान राणा से कहता है, अगर एमएलए हमारे रहते मर गए तो एसपी सर खुद को बचाने के लिए पक्का हम दोनों के ऊपर ही सारा चीज थोपकर खुद बाहर निकल जाएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, सही कह रहे हो। उसी वक्त एसपी कॉल उठा लेता है और उसके बाद अंशुमन सिंह कहता है, कैसे हैं सर आप? एसपी कहते हैं, क्या करूं, सोए हुए कई दिन हो चुके हैं, टेंशन के कारण बाल भी झड़ने लगे हैं। अंशुमन सिंह धीरे से हंसते हुए कहता है, वैसे भी पहले से कौन सा ज्यादा बाल था? अधिराज माथुर कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? अंशुमन सिंह कहता है, मैं कह रहा था कि हमें एमएलए विश्वास सुराना के साथ एक मीटिंग करनी है और सूटकेस किलर के बारे में उन्हें आगाह करना है। अधिराज माथुर कंफ्यूज होते हुए कहता है, अब ये सूटकेस किलर कौन है? अंशुमन सिंह कहता है, जिसके केस के ऊपर है हम उसे नया नाम दिया है सूटकेस किलर। मुझे पूरा शक है कि अब उसका टारगेट एमएलए विश्वास सुराना ही है। CH38 एमएलए विश्वास सुराना की बेटी। अधिराज माथुर कहता है, हाँ ठीक है, जल्द ही उनसे मुलाकात फिक्स करूंगा। तुम लोग इस केस के ऊपर काम करो। ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें किसी भी तरह इस केस को 1 महीने के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, वरना तुम दोनों और मेरे जगह पर कोई और आ जाएगा। आयुष्मान राणा कहता है, कोई और आ जाएगा से क्या मतलब है आपका सर? अधिराज माथुर कहता है, 2 दोस्त हैं। वे दोनों पूरी तरह से सनकी हैं। एक एसपी है जबकि दूसरा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक दिमाग से काम लेता है जबकि दूसरा दिमाग से पूरा पैदल है। आयुष्मान राणा कहता है, कौन है सर दोनों? अधिराज माथुर कहता है, वो तुम दोनों जाने दो। तुम दोनों बस उसके ऊपर ही ध्यान दो, सूटकेस किलर के ऊपर। वैसे नाम तुम लोगों ने अच्छा रखा है। अब अगली बार कोई भी खून नहीं होना चाहिए, वरना तुम समझ रहे होंगे कि रिजल्ट कितना भयानक होगा। अगर सीबीआई इन्वॉल्व हो गई तो चीजें और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अंशुमन सिंह कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर जी, उसे जल्द ही पकड़कर हम आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद ही हम किसी दूसरे केस के ऊपर काम करेंगे। अधिराज माथुर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे शहर का क्या होगा? इसके अलावा भी कई और क्राइम्स हो रहे हैं। तुम लोगों को इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है अपने ड्यूटी के अलावा। अंशुमन सिंह कहता है, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ओवर टाइम नहीं करूंगा। अधिराज माथुर कहते हैं, जितना बोला है उतना करो, ज्यादा सवाल मत करो वरना तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अंशुमन सिंह इससे पहले कि कुछ कह पाता, आयुष्मान राणा कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, हम जल्द ही केस को सॉल्व कर लेंगे। आयुष्मान राणा के कॉल काटने के बाद अंशुमन सिंह कहता है, ये क्या किया? कॉल क्यों काट दिया? वह ऐसा कह देगा और मैं ओवर टाइम करूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आयुष्मान राणा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहो, हम इसे देख लेंगे। ओवर टाइम नहीं करना है बल्कि बस हल्का सा ज्यादा एफर्ट डालना है। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी सब तुम देख लेना। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है मैं देख लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तभी रश्मि एक लिस्ट लाते हुए कहती है, ये रही साइबर क्रिमिनल की लिस्ट। कोई भी अभी बाहर नहीं है, सारे लोग जेल में सड़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की पूरी नजर है बचे हुए साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर। यह जरूर कोई नया है जो आज तक पकड़ा नहीं गया है। सॉरी सर। अंशुमन सिंह लिस्ट को देखते हुए कहता है, इनमें से एक को जेल से बाहर निकालते हैं और उसे अपने टीम में शामिल करते हैं। वह पता लगाएगा उसका जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आयुष्मान राणा कहता है, क्या बात है, तुम्हारे सोच की तो दाद देनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। वह तो आने से रहा। अंशुमन सिंह कहता है, हम एमएलए विश्वास सुराना से मिलने वाले हैं तो वह अपने जान को बचाने के लिए ऐसा तो कर ही सकता है। उसे हम इतना डरा देंगे कि चीजें गड़बड़ हो जाए और वह हमारे इशारों के ऊपर नाचना शुरू कर दे। आयुष्मान राणा कहता है, एक्साइटमेंट बंद कर दो, अब बस वक्त आने दो, जब हम मिलेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। बस अब इंतजार है एमएलए विश्वास सुराना से मिलने का। इधर प्रतीक काफी दिनों के बाद प्रैक्टिकल करने पहुंचा था। इस बार का प्रैक्टिकल था अपने हाथों से कट लगाने का था। अभी भी काफी सारे लोग पागल हुए पड़े थे और उल्टियां करते थे, लेकिन प्रतीक और उसके साथ वाले लोग अब धीरे धीरे ठीक हो गए थे। सिद्धार्थ के साथ यह सब होने की खबर किसी को भी नहीं मिली हुई थी। कॉलेज को बस सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि उसके बचे हुए 2 दोस्त आयुष और प्रत्युष मारे गए थे। जो डॉक्टर वहां प्रैक्टिस करना सीखा रहे थे वह ऋषि के एक गलती की वजह से चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़के, तुझे समझ में नहीं आता है क्या कि करना क्या है आखिर। ये कहने के बाद वह डॉक्टर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, सॉरी। देखो बच्चे, इसे आराम से करना है, एक गलत जगह पर कट लगाने की वजह से क्या हो सकता है ये तुम समझ नहीं रहे हो। ऋषि कहता है, सॉरी सर, अब मैं ध्यान रखूंगा। ऋषि चीरफाड़ करने के बाद दूर खड़ा होकर बाकियों को देखने लगता है। संकेत कहता है, अरे डॉक्टर मिश्रा सर, इतने ज्यादा क्यों भड़के हुए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बीवी छोड़कर भाग गई है। ऋषि कहता है, कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है, लेकिन बीवी नहीं भागी है बल्कि गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया है। इनकी गर्लफ्रेंड एमएलए विश्वास सुराना की बेटी थी और वह उन्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल लकर फेंक कर चली गई। अब सुना है कि वह किसी आईएएस से शादी कर रही है। बेचारे मिश्रा सर के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। संकेत कहता है, हाँ ब्रो, इस उम्र के ऐसा होना बहुत ही ज्यादा दुख देता है। प्रतीक बीच में आते हुए कहता है, मिश्रा सर की उम्र हमसे बस कुछ साल ही ज्यादा है, वह अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं, 1 साल उसमें भी बाकी है। ऋषि कहता है, फिर भी ब्रो,
दर्द तो काफी होता है, कहीं मिश्रा सर कोई गलत कदम न उठा ले। संकेत कहता है, यह क्या बोल रहे हो? देखने से तो ऐसा लगता है कि अपने मिश्रा सर दिल के काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे? ऋषि कहता है, हाँ शायद। उसी दिन शाम के वक्त पूरे कॉलेज में हल्ला हो जाता है कि मिश्रा सर बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़े हैं और सुसाइड करने वाले हैं। ये सुनते ही ऋषि संकेत और प्रतीक को खींचकर वहां पहुंच जाते हैं जहां से वे लोग मिश्रा सर को देख सकते थे। CH-39 मिश्रा सर का रेस्क्यू। प्रतीक और बाकी सब वहां पहुंच गए थे जहां मिश्रा सर बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे टेरेस का दरवाजा बंद करके। सारे लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे और बस ऐसा लग रहा था जैसे वह बस कूद जाना चाहते हो। ऋषि ये देखकर कहता है, क्या यार, पहले तो स्टूडेंट्स मर रहे थे और अब पढ़ाने वाले मरने के लिए बेकरार हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कॉलेज नहीं शमशान है। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं अगला नंबर हमारा ही न लग जाए। प्रतीक कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी से चलो ऊपर वरना इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल फिर से नहीं होगा। तभी मिश्रा सर की आवाज वहां गूंजती है, कोई भी नीचे नहीं आएगा वरना मैं यहां से छलांग लगा दूंगा। कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा। मिश्रा सर की आवाज सुनकर सारे लोग शांत हो गए थे लेकिन प्रतीक दरवाजे तक पहुंच चुका था। प्रतीक के दरवाजे तक पहुंचने के बाद उन्होंने ये सब कहा था इसलिए सारे तो रुक गए थे लेकिन प्रतीक अंदर चला गया था। ऋषि कहता है, बात क्या है संकेत? मिश्रा सर तो शायद दिल के काफी मजबूत थे लेकिन यहाँ तो चीजें काफी ज्यादा बेकार होती जा रही है। संकेत कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर यह प्रतीक कहाँ गया है? अचानक से गायब हो जाता है। ऋषि कहता है, प्रतीक अंदर चला गया है। क्या लगता है कि वह मिश्रा सर को बचा पाएगा? संकेत कहता है, टेरेस के दरवाजे को बंद करके ऊपर है अपने मिश्रा सर। वहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं है जब तक मिश्रा सर खुद दरवाजा नहीं खोलते हैं। इधर प्रतीक धीरे धीरे अंदर जा रहा था और धीरे धीरे सबसे ऊपर पहुंच गया था जहां दरवाजे के बाहर काफी सारे लोग दरवाजे को ठोक रहे थे ताकि उन्हें बचाया जा सके। प्रतीक को वहां एक खिड़की दिखाई देती है और प्रतीक अपने सर को निकाल कर देखता है तो टेरेस के दीवार तक आसानी से पहुंच सकता था। प्रतीक खिड़की से निकलते हुए ऊपर की दीवार को पकड़ता है और उस बिल्डिंग के छत के ऊपर आ जाता है। प्रतीक को वहां से मिश्रा सर आसानी से दिखाई दे रहे थे। बात ऐसी थी कि प्रतीक को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए उसे। प्रतीक मन ही मन कहता है, मुझे दबे पांव जाना चाहिए वरना फिर से काफी लोग मुझे ज्ञान देने लगेंगे। दरवाजा खोलना भी नहीं है वरना चीजें गड़बड़ हो जाएगी। प्रतीक दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। प्रतीक इतना ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अगर कोई उसके बगल में खड़ा भी होता तो वह चाहकर भी पता नहीं लगा पाता कि कोई उसके बगल में चल भी रहा था। प्रतीक मिश्रा सर के पीछे खड़ा होते हुए कहता है, नीचे आ जाए सर, आप वहां से गिर सकते हैं। जैसे ही मिश्रा सर उस आवाज को सुनते हैं जो इनके पीछे से आई थी तो वह शौक के मारे कहते हैं, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मिश्रा सर के अचानक पीछे मुड़ जाने की कोशिश करने को वजह से उनका एक पैर फिसल गया था और वह नीचे की तरफ गिरने लगे थे। प्रतीक जल्दी से आगे बढ़ता है और उनके एक हाथ को पकड़ लेता है। अब तक जो मिश्रा सर सुसाइड करने के लिए तैयार थे अब उनके दिमाग में मौत का डर सता रहा था। इस डर की वजह थी कि अब वह मरना नहीं चाहते थे। नीचे जो लोग मिश्रा सर को गिरते हुए देखकर उन्हें बचाने के लिए आगे गए ही थे कि उन्हें किसी का हाथ उन्हें दिखाई देता है जिसने मिश्रा सर को पकड़ा हुआ था। किसने पकड़ा था वह तो नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन सारे लोग बस यही कह रहे थे कि छोड़ना मत। मिश्रा सर कहते हैं, प्लीज ऊपर खींच लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो मुझे। प्रतीक कहता है, आप तो कह रहे थे कि आपको जीने का अब मन नहीं है लेकिन अब तो आप अपने बात से मुकर रहे हैं। मिश्रा सर गुस्सा होते हुए कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्रतीक उन्हें ऊपर खींचकर कहता है, वैसे कमाल की बात है न सर, मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। मैंने सुना था कि MLA विश्वास सुराना की बेटी ने आपको छोड़ दिया और अब किसी बड़े ऑफिसर से शादी करने वाली है इसलिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। मिश्रा सर कहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। प्रतीक कहता है, माना कि आपकी उम्र ज्यादा है लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है न सर? मिश्रा सर कहते हैं, तुम क्या जानो कि उन लोगों के बिछड़ने से क्या होता है जो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। प्रतीक कहता है, यह मैं आपसे काफी ज्यादा बेहतर जानता हूँ। मिश्रा सर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, इसका मतलब मैं नहीं समझा। प्रतीक कहता है, जब मैं बच्चा था मेरे माँ बाप मारे गए और उसके बाद मेरा दोस्त जो अनाथ आश्रम में सब कुछ 8 महीने पहले मारा गया। आपने तो सुना ही होगा सात्विक के बारे में। मिश्रा सर कहते हैं, हाँ सुना था, मैं भी उन लोगों में से था जो उसका इलाज कर रहे थे। प्रतीक कहता है, वह मेरे लिए सब कुछ था लेकिन अब वह नहीं रहा, लेकिन मैं तो आपकी तरह सुसाइड करने नहीं चला गया। आपको क्या लगता है कि किसी एक के छोड़ जाने की वजह से जिंदगी खत्म हो जाती है? बहुत ही बेकार सोच है सर, आपको तो ये सोचने के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मिश्रा सर कहते हैं, जबान संभाल कर बात करो बच्चे, तुम किससे बात कर रहे हो ये देख लो एक बार। प्रतीक कहता है, क्या बात है सर, आपको एक बता देता हूँ कि आप अगर अभी यहाँ से जाएंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें समझाई जाएगी, तो क्यों ना आप मुझे अपने लव स्टोरी को साझा करें। CH-40 इसका भी इंसाफ होगा। प्रतीक के इस तरह के सवाल को सुनकर मिश्रा सर कहते हैं, वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ।
यह आज से 5 से 6 साल पुरानी बात है, जब मैं भी कॉलेज जाता था। स्कॉलरशिप पर मैं उस कॉलेज में गया था जहां सिर्फ अमीरों को औलादें पढ़ती थी। वहां मुझे पहले दिन में ही उससे प्यार हो गया। निहारिका सुराना। प्रतीक कहता है, लव एट फर्स्ट साइट। सुना सुना लग रहा है। इसका मतलब कि आप कॉलेज के दिनों में ठरकी हुआ करते थे क्या? मिश्रा सर प्रतीक से कहते हैं, बकवास बंद करो बच्चे। मैं उस तरह का नहीं था। उसके अलावा कभी भी आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। प्रतीक कहता है, हाँ तो औकात के बाहर जाने पर अक्सर ऐसा कुछ हो ही जाता है। आपको अब बस ये सोचकर चलना है कि जिंदगी ने आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखा हुआ है। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। प्रतीक आगे कहता है, आपकी भी लव स्टोरी बाकियों की जैसी होगी जिसमें वही कुछ हुआ होगा। मिश्रा सर कहते हैं, बच्चे, मैं उस वजह से नहीं सुसाइड करने वाला था क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, मतलब मैं नहीं समझा। मिश्रा सर खड़े होते हुए कहते हैं, बात ऐसी है कि उसने छोड़ते वक्त मुझे कहा कि मैं उसके द्वारा सालों तक यूज करके छोड़ दिया गया। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन जब वह मुझे छोड़कर गई और मैंने उसके साथ बिताए गए दिनों और वक्त को मैंने याद किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में एक यूज और थ्रो इंसान ही था। मैं पता नहीं आज तक ये समझ क्यों नहीं पाया। प्रतीक ये सुनकर समझ जाता है कि क्या हुआ है मिश्रा सर के साथ, तो वह कहता है, आखिर आप चाहते क्या है सर? मिश्रा सर कहते हैं, काश वह मर जाती। वह सबसे सही होता। उसके जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है। मुझे लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का तो हूं। तुम लोगों के काम तो आ ही सकता हूं। तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर तो बना ही सकता हूं। ये कहते हुए मिश्रा सर टेरेस का दरवाजा खोलकर वहां से वापस नीचे ऐसे चले जाते हैं जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। प्रतीक उन्हें जाते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ कैसे हुआ? मुझे लगा था कि यहाँ मिश्रा सर गम में डूबे हुए हैं इसलिए सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन असलियत में कुछ ऐसा हुआ था कि वह अपने बेवकूफी के ऊपर सुसाइड कर रहे थे। चलो अब मुझे इनका भी इंसाफ करना होगा। प्रतीक आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, सातवें का भी दिन में तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। निहारिका सुराना को मरना ही पड़ेगा अपने बाप से पहले। उसे एहसास होगा कि किसी को इस्तेमाल नहीं करते। विश्वास सुराना को भी एहसास होगा कि जब वह किसी के परिवार में से किसी को मारता या फिर मरवाता है तो फिर कितना दर्द होता है। प्रतीक के अंदर अब एक ऐसा शख्स पैदा होने लगा था जो आगे चलकर प्रतीक की अच्छाई को खत्म कर देने वाला था। प्रतीक का मोटिव था बुरे लोगों और खासकर क्रिमिनल्स को मारना, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके बाद वह खुद ही इतना बड़ा क्रिमिनल बनता जा रहा था जिसका उसे अंदाजा नहीं था। प्रतीक सीधा राधिका को कॉल करता है। उसके बाद वह ऑर्डर देता है कि उसे निहारिका सुराना के शादी के बारे में हर एक जानकारी चाहिए। राधिका जो खा ही रही थी वह कुछ कहती है जिसे प्रतीक ठीक से समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी प्रतीक इतना तो समझ ही गया था कि वह जल्द ही सारी जानकारी भेजेगी। प्रतीक उसके बाद जानकारी के आने का इंतजार करने लगता है। इधर मिश्रा सर के नीचे आने के बाद सारे लोग उनके पीछे पीछे चले गए थे। चूंकि प्रतीक को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए कोई भी प्रतीक को देखने के लिए आया ही नहीं था। प्रतीक आराम से नीचे गया था, लेकिन फिर भी किसी ने उसे नहीं पूछा। प्रतीक मन ही मन कहता है, क्या बकवास है। आजकल के लोग तो अजीब होते जा रहे हैं। किसने बचाया कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अजीब लोग हैं। प्रतीक को सिर्फ दो ही लोग देखते हैं जो थे उसके अच्छे दोस्त और रूममेट ऋषि और संकेत। ऋषि प्रतीक को देखते हुए कहता है, क्या बकवास है यार। तुमने मिश्रा सर को मरने से बचाया और तुम्हें किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। संकेत कहता है, कहो तो हम बीच में कूदे और तुम्हें मसीहा प्रूव करे क्या? प्रतीक कहता है, बकवास बंद करो तुम दोनों। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। जिसे मुझे मसीहा समझना था वह समझ चुके हैं। मिश्रा सर से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? प्रतीक वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ऋषि कहता है, प्रतीक काफी अच्छा है यार। मैं तो रहता तो जब तक सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं ले लेता तब तक तो मैं यहाँ से हिलता तक नहीं। संकेत कहता है, क्या बोल रहे हो? हम यहाँ कौन सा ये सोचने आए थे? हम तो मामला देखने आए थे ना। अब चलो मामला देखने चलते हैं। मिश्रा सर को सारे लोगों ने घेर रखा है। अब देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद। ऋषि कहता है, हाँ कॉलेज में ऐसे मामले देखने को कम ही मिलते हैं, तो चलते हैं क्या हो रहा है आगे। प्रतीक को भी ले लेना चाहिए था। संकेत कहता है, वह कुछ ज्यादा ही दूर जा चुका है इसलिए उसे जाने देते हैं। वैसे भी वह यहाँ नहीं ही आएगा। ऋषि और संकेत वहां से चले जाते हैं ये देखने के लिए कि इस तमाशे का अगला भाग क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द सूटकेस किलर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।